भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। भारतीय संविधान को आज 75 साल पूरे हो रहे हैं और इस 75 साल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की समीक्षा जब हम लोग करते हैं, पूरे भारत में 1947 को से अभी तक आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए और 1950 में भारतीय संविधान इस देश को अर्पण किया गया, इस देश को सौंपा गया। इस संविधान को भी अभी 75 साल पूरे हो रहे हैं। संविधान का अमृत महोत्सव चल रहा है और भारत में आज से ही संसद का अधिवेशन चल रहा है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान 26 नवंबर को अर्पण किया था, उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान अर्पण किया था, उस अर्पण करने के बाद 1950 में ये भारत में संविधान लागू हुआ। आज जो संसद में संसद सत्र चल रहा है, तो मैं जिन लोगों की सत्ता है उन लोगों से आग्रह करूंगा कि जो अमृत महोत्सव संविधान का चल रहा है, तो 2 दिन का सत्र स्पेशल संविधान के मुद्दों पर, संविधान की 75 साल में क्या समीक्षा करना है, तो हर एक सांसद ने संविधान की समीक्षा करना चाहिए कि संविधान ने हमें क्या दिया। इस 75 साल में जो भी सत्ता आई, उस सत्ता ने इस संविधान को न्याय दे पाई या संविधान के अधीन रह के अपनी सत्ता चलाई, इसका भी पूरा समीक्षा होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक इशारा दिया कि बाबा साहब कहते कि संविधान कितना भी अच्छा हो और इस संविधान को चलाने वाले लोग अगर बुरे हैं, तो संविधान कितना भी अच्छा हो, वो संविधान बुराई होगा। लेकिन संविधान कितना भी बुरा हो, लेकिन संविधान को चलाने वाले लोग अगर अच्छे हैं, तो बुरा संविधान भी अच्छा होगा। यह इशारा बाबा साहब ने तब दिया था। अब हम लोग चाहते हैं कि भाई 75 साल में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को जो संविधान दिया, वो संविधान यहाँ के जो धर्म है, यहाँ की जो विविध भाषाएं हैं, वो धर्म और विविध भाषाओं को जोड़ने का काम भारतीय संविधान ने किया है। भारतीय संविधान के नियमों के अधीन जो यहाँ न्यायपालिका है, जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका ने क्या काम करना चाहिए, कार्यपालिका ने क्या काम करना चाहिए, ये बाबा साहब ने संविधान में नमूद किया। वो चाहते थे कि इस देश में अगर लोकतंत्र है और लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है, तो इस देश में जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका मजबूत रहना चाहिए, कार्यपालिका मजबूत रहना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इस 75 साल में न्यायपालिका हो या फिर कार्यपालिका हो, ये सत्ता के अधीन रह के अपना काम करती है और सत्ता के अधीन रहने से संविधान में जो मूल्य दिए हैं, उस मूल्य को लेकर न्यायपालिका काम नहीं करती, कार्यपालिका काम नहीं करती। और यहाँ का जो मीडिया है,
प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, जो इस संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका और यहाँ का मीडिया जो मजबूत स्तंभ है, वो स्तंभ भी इस देश में जो सर्वसामान्य आदमी है उस आदमियों के बारे में, उनके मुद्दों के बारे में कुछ भी, जैसे महंगाई हो, महंगाई के बारे में प्रेस मीडिया कुछ नहीं देता है। मीडिया देता है कि धर्म धर्म में कैसे झगड़े हो, पंथ पंथ में कैसे झगड़े हो, जिहाद किस तरह से इस देश में चल रहा है, धर्म युद्ध कैसा चल रहा है। मीडिया भी लोगों को बांटने का काम करता है, क्योंकि इस प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को यहाँ के जो पूंजीपति है, या अदानी हो या फिर यहाँ के जो भी 16 इंडस्ट्री मालिक है, जो पूंजीपति है, वो 16 लोगों ने यहाँ का मीडिया पूरा खरीद लिया है। और हम लोग अभी देखते हैं कि इस पूरे सिस्टम को चलाने वाले पूंजीपति लोग हैं। संविधान ये चाहता है कि इस देश में पूंजीवाद खत्म हो। यहाँ का अगर लोकतंत्र बचाना है तो पूंजीवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन मीडिया पूंजीवादों में पूरा फंसा है। यहाँ का जो जिनकी सत्ता आती है, वो सत्ता आने के बाद बाबा साहब कहते हैं कि जो भी सत्ता आती है वो सत्ता मीडिया के संविधान के अधीन रह के उन्होंने काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। जिनकी भी मेजॉरिटी आती, मेजॉरिटी के अधीन रह के यहाँ की सत्ता चलाई जाती है। बाबा साहब कहते हैं कि भाई लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है, लोकतंत्र अगर मजबूत रहा तो ये देश अखंड भारत रहेगा। वन वोट वन मैन, जो बाबा साहब ने एक आदमी का मूल्य जो बताया है कि एक मत, उसका जो मूल्य है वो अखंड भारत की निर्मित करती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि 75 साल में या वोटों को बेचा जा रहा है या वोटों को खरीदा जा रहा है। आदमी का वोट देने का मूल्य दिन ब दिन कम हो रहा है। धर्म के नाम पर यहाँ का मुस्लिम आदमी, यहाँ का आदिवासी आदमी, यहाँ का जो लास्ट में जो आदमी रहता है, उसका इस देश में शोषण हो रहा है। उसका जो वोट है, उसका वोट खरीदा जा रहा है, उसका वोट बेचा जा रहा है। यहाँ का जो पूंजीवाद है 75 साल में इस देश के आदमी को मजबूर कर रहा है कि वो गुलाम रहे। इसलिए गुलाम रहे कि पूंजीवादियों का जो राज्य सत्ता पे वर्चस्व बन रहा है, वो पूंजीवादी ही राज्य सत्ता को चलाए। तो हम लोग आज देखते हैं कि यहाँ का मुसलमान 75 साल में असुरक्षित है। हरा साफ करके उसे बार बार उसका भारत में रहने का जो नजरिया है, वो नजरिया लोग यहाँ की सत्ता उसे दिखाती है कि तुम भारत के नहीं हो, तुम पाकिस्तान के। यहाँ का आदिवासी, जो मूल आदिवासी इस देश का शासक है, वो यहाँ वनवासी बन के रह रहा है। यहाँ का बुद्धिस्ट आदमी, अम्बेडकराइट आदमी, यहाँ का बहुजन आदमी आज सत्ता के गुलाम होने के तैयारी में है। क्योंकि हम लोग देखते हैं सरकार ने यहाँ के आदमियों को फुकट अनाज देने का काम किया है। संविधान ये चाहता है कि भाई किसी भी आदमी को फ्री में अनाज नहीं देना चाहिए। संविधान ये चाहता है कि भारत में रहने वाले हर आदमी की क्रय शक्ति बढ़ाना चाहिए, उसके हाथों में काम देना चाहिए। अगर हम लोग उसके हाथों को अगर काम दे, उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करे,
उसकी अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति अगर बढ़ाए तो वो उसको फ्री राशन देने की जरूरत नहीं। अगर हम लोग फ्री राशन दिए तो वो काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो वो भारत के बारे में सोचेगा नहीं, वो अखंड भारत के बारे में सोचेगा नहीं, बस वो खाने के लिए ही आदमी बनाना है उनको। और इस सत्ता में इस आदमी को फ्री राशन देके उसको गुलाम बनाना है। कल अगर ये लोग गुलाम बनते हैं तो अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, इसको पूरे कंपनियों में जो मजदूर लगेंगे वो मजदूर सत्ता प्रोवाइड करेगी, वो मजदूर प्रोवाइड नहीं करेगी। जो फ्री राशन के तहत जो गुलाम पैदा किए इन्होंने, वो गुलाम इस पूरे पूंजीपतियों को गुलाम प्रोवाइड करने का काम करेगी। ये भारत के लोग समझना ही नहीं चाहते, ये षड्यंत्र है उनका। लाड़की बहन योजना, स्त्रियों को काम नहीं देना चाहते, पैसे देना चाहते हैं। पैसे देने के बाद अगर इस स्त्री को सक्षम नहीं होना देते हैं, संविधान कहता है कि हर स्त्री को पुरुषों के साथ समता मिलनी चाहिए, लेकिन पुरुषों के साथ स्त्री को समता देने का काम यहां की सत्ता नहीं करती। अगर स्त्री उनके बराबरी में आ जाएगी तो सत्ता में अपना हिस्सा मांगेगी। इसलिए यहां के लोग सत्ता, ये जो योजनाएं चलाते हैं, ये योजनाएं यहां के स्त्री हो या पुरुष हो, इस दोनों को गुलाम बनाना चाहते हैं, गुलामों की पैदाश निर्माण करना चाहते हैं। यहां का शिक्षित लड़का हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्राध्यापक हो, उनके लिए भी उन्होंने गुलाम बनने की प्रक्रिया को शुरुआत की है। हम लोग देखते हैं कि 75 साल में यहां का इंजीनियर, यहां का डॉक्टर, यहां का प्रोफेसर जो भारत के अधीन यूपीएससी है, एमपीएससी है, जो इसके तहत वो प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनता था, कलेक्टर बनता था। लेकिन सत्ता ने अभी क्या किया है कि महारोजगार मेळावा लगाया है और पूरे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर रैंक के जो लड़के हैं उनको महारोजगार के तहत उनका सिलेक्शन करते हैं। जहां प्रोफेसर बनने, इंजीनियर, डॉक्टर बनने के लिए जो उनको पैसा मिलता है वो सरकार देती है, लेकिन महारोजगार के तहत इंजीनियर को 10,000 से काम देती है, डॉक्टर को 15,000 से काम देती है, बाबू को 5,000 से काम देती है। ऐसा काम देने का सिलसिला सत्ता ने महारोजगार के तहत खड़ा किया है। शिक्षित महारोजगार बनाने की ये प्रक्रिया सरकार ने निर्माण की है। यहाँ के शिक्षित लोग भी समझते नहीं। हजारों लोग महारोजगार मेळावे में जाते हैं और फॉर्म भरते हैं। वो नहीं चाहते कि हमें प्राइवेट सेक्टर में सुरक्षा नहीं मिलेगी, हमको पब्लिक सेक्टर में सुरक्षा मिलेगी, जहां बैंकिंग हो, जहां रेलवे हो, ये पूरे LIC हो, ये पूरे जो सेक्टर है वो सेक्टर प्राइवेट में जा रहे हैं। हम बाबा साहब चाहते कि पब्लिक सेक्टर से काम हो। प्राइवेट सेक्टर में गुलामों की पैदाश होती है, पब्लिक सेक्टर में सभी लोगों को सुरक्षा मिलती है। पब्लिक सेक्टर बंद हो गए आजादी के 75 साल में, और संविधान को जो 75 साल हुए, उस 75 साल में भारत को हम देखते हैं तो भारत इस देश, ये पूरे वर्ल्ड में राष्ट्र करके खड़ा नहीं हो पाया। क्यों खड़ा नहीं हो पाया? कि या जाति के नाम पे, या धर्म के नाम पे, या पंथ के नाम पे जो डिवाइडेशन चल रहा है। बाबा साहब चाहते थे कि अगर राष्ट्र करके अगर भारत पूरे होल इंडिया जग में खड़ा, अगर वर्ल्ड में अगर
खड़ा रहना चाहता है तो जाति, धर्म और पंथ की जो दीवारें हैं वो दीवारें तोड़नी पड़ेगी। एक सक्षम लोकशाही लोकतंत्र को आपको मजबूत करना पड़ेगा। बाबा साहब चाहते कि अगर आपने इस लोकतंत्र को अगर मजबूत नहीं किया तो जिन लोगों को लाडली बहना के तहत तुम पैसे दे रहे, जिनको फ्री राशन दे रहे, ऐसे जो गरीब लोग हैं, अगर इनके सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास में अगर बाधा आएगी तो ये जो लोग हैं एक दिन इस लोकतंत्र का ढांचा तोड़े बिगड़ रहेंगे नहीं। हम लोग श्रीलंका का उदाहरण देखते हैं। जब श्रीलंका के लोग उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक इसमें अगर बदल नहीं हुआ तो लोग पूरे लोकतंत्र को उन्होंने उद्ध्वस्त कर डाला। पूरा जो संसद भवन है वहां संसद भवन में जाके उन्होंने पूरे लोकतंत्र को खत्म कर दिया। और अभी एक राष्ट्र में वैसा हुआ, अपना बांग्लादेश में भी वैसा हुआ। अगर इस देश में अगर लोकतंत्र को बचाना है तो इस देश का जो गरीब तबका है, जो कल चल के इस लोकतंत्र के ढांचे को खत्म कर दे, उसके पहले सत्ता ने समझना चाहिए कि इस देश में बाबा साहब ने जो लोकतंत्र दिया, जो समता दी, जो स्वातंत्र्य दिया, जो बंधुता दिया, इन पूरे मूल्यों को स्थापित करने के लिए सत्ता ने काम करना चाहिए। यहां की राज्य सत्ता बाबा साहब के मूल्यों को सिर्फ जब इलेक्शन आता है तभी बाबा साहब के संविधान का नाम लिया जाता है, तभी बाबा साहब के नाम का पूरे निवडणूक में, पूरे इलेक्शन में बाबा साहब का फोटो चलता है। लेकिन 5 साल बाबा साहब ने जो संविधान दिया, बाबा साहब ने दबे कुचले आदमी को जो अधिकार दिया, जो बाबा साहब ने सभी धर्मों के लिए जो आरक्षण दिया है, वो आरक्षण सभी धर्मों को सत्ता देना नहीं चाहती, उनके अधिकारों को वो वंचित रखना चाहती है। मेरा ये कहना है कि अगर बाबा साहब को अगर इलेक्शन में आपने फोटो बताया और फोटो बता के अगर बाबा साहब के फोटो से अगर आप वोट लेते हैं, उनके संविधान से वोट लेते हैं, तो यहाँ का जो 85% आदमी है जो इस देश में सत्ता का उसका शोषण कर रही है, तो मैं चाहता हूं कि फोटो अगर 5 साल बताते हो तो बाबा साहब के मूल्यों का, बाबा साहब ने जो संविधान के अधिकार दिए उसके ऊपर भी सत्ता ने इंप्लीमेंट करना चाहिए और भारत के हर जाति धर्म के आदमी को सक्षम बनाना चाहिए, उनके हाथों को काम देना चाहिए, उनके बच्चों को शिक्षा फ्री मिलना चाहिए, ऐसा प्रावधान करना चाहिए। 75 साल में अगर इस देश का अगर एजुकेशन फ्री होता है सभी को, तो मुझे लगता है कि यही बच्चे, एक भारत जो जातियों में बटा है, जो धर्मों में बटा है, जो भाषाओं में बटा है, यही लोग अखंड भारत के निर्मित के लिए काम करेंगे। अगर ये 75 साल में अगर होता है, लेकिन भारत में रंग के नाम पे अर्बन नक्सली ठहराया जाता आदमी को। संविधान पीला है, नीला है कि हरा है, इसके ऊपर यहां पे लोग आपस में, सत्ता के लोग आपस में झगड़ते हैं। संविधान का कलर नीला हो या हरा हो या पीला हो, यह मतलब नहीं। हरे और पीले लाल कवर के अंदर जो बाबा साहब ने इस देश के सभी जाति धर्मों के लिए जो प्रावधान किए, उस प्रावधान को हम लोग अगर सही मायने में इस देश में इंप्लीमेंट करते हैं
तो इस देश में हरे रंग से कोई भी बखेड़ा खड़ा नहीं होगा, लाल रंग से कोई भी बखेड़ा खड़ा नहीं होगा, हरे रंग से कोई बखेड़ा खड़ा नहीं होगा। रंग जो है ये नेचुरल है, ये निसर्ग की देन है, और इस निसर्ग के देन को लेकर हम लोग अगर आपस में अगर झगड़ते रहे तो इस 75 साल में भारत का जो संविधान आज भी 75 साल में सही मायने में बाबा साहब ने जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, ऐसे जो स्तंभ संविधान के पिलर खड़े किए, वो अगर सही मायने में संविधान के अधीन रह के अगर काम करते हैं, सत्ता के अधीन काम न करते हुए संविधान के अधीन अगर काम करते हैं, तो यहाँ के निचले स्तर के आदमी को न्याय मिलेगा, निचले स्तर के आदमी को शिक्षा मिलेगी, निचले स्तर के आदमी को यहां आदमी करके खड़ा रहने का अधिकार मिलेगा। यह अधिकारों की लड़ाई है। भारत में अगर हम लोग भाषा के नाम पे अगर लड़ना बंद कर दें, खाने के नाम पे लड़ते हैं, किसने क्या खाना चाहिए, किसने बीफ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसके नाम पे भारत में झगड़े होते हैं। अगर खाने के नाम पे अगर भारत में बखेड़ा निर्माण होता दो समुदायों में, तो भारत ये पूरे दुनिया में राष्ट्र कैसे करके कैसा खड़ा होगा। और हम लोग बोलते हैं कि भाई महासत्ता है भारत। जो भारत पूरी दुनिया में राष्ट्र करके खड़ा नहीं हुआ, वो पूरे दुनिया में महासत्ता कैसे बन सकता है। इतना ही समीकरण यहाँ के राज्य सत्ता में जो जाते हैं उन आदमियों को, उस राज्य सत्ता में आमदार खासदारों को ये समझता नहीं, जो राष्ट्र खड़ा ही नहीं हुआ वो महासत्ता कैसा दुनिया में बन सकता है। अमेरिका राष्ट्र बन के खड़ा है इसलिए वो महासत्ता में है। आज 75 साल में यहाँ का आदमी गुलाम हो रहा है, हम गुलामी के तरफ जा रहे हैं, हमारे अधिकार को छीना जा रहा है, हमारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। यहाँ प्राइवेटाइजेशन के नाम पर गुलामों की पैदाश निर्माण हो रही। यहाँ का खेती करने वाला आदमी, यहाँ का किसान कमजोर हो रहा है, यहाँ का किसान अपने आप में गुलाम महसूस करता है। अगर 75 साल में बाबा साहब अंबेडकर ने खेती के संदर्भ में जो बिल रखा है, बाबा साहब ने खेती के बारे में जो पब्लिक सेक्टर की जो भावना रखी है, अगर पब्लिक सेक्टर की भावना रखते हुए खेती को अगर सामुदायिक खेती करते हैं, उसका पूरा नियंत्रण अगर यहाँ के राज्य अगर करती है, तो यहाँ का जो किसान है वो कभी भी भूखा नहीं मर सकता। बाबा साहब के कृषि के पॉलिसी को यहाँ कोई इंप्लीमेंट नहीं करता, कोई खोल के भी नहीं देखता वो पूरी किताब बाबा साहब की। बाबा साहब का अगर खेती के संदर्भ में विचार अगर इस सत्ता ने अगर पढ़ लिया होता, तो यहाँ का किसान कभी भी भूखा नहीं मरा रहता। उलट किसान ने भारत इस पूरे राज्य को सक्षम बनाने के लिए इतना अनाज पैदा किया रहता कि वो अनाज हम लोग पाकिस्तान हो, जापान हो, इंग्लैंड हो, श्रीलंका हो, ये पूरे देशों में हर राज्य का अनाज अपन निर्यात कर पाते। लेकिन बाबा साहब के किसानों के संदर्भ में जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी अभी भी अडॉप्ट नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ का किसान भी हतबल हो गया। वो सोचता है कि भाई मेरा जो गुजारा है वो ऊपर के पानी के ऊपर है, ऊपर से बरसात आएगी तभी मैं करूँगा। बाबा साहब चाहते कि हर खेती वालों को अगर पानी देना है तो नदी जोड़ प्रकल्प करना चाहिए।
हर नदी से अगर जोड़ दी गई तो हर किसान को ऊपर से जो बरसात होती है उस बरसात के ऊपर रहना नहीं पड़ेगा, उसको 12 ही महीने उस नदी से पानी मिलते रहेगा। नदी जोड़ प्रकल्प का कोई संविधान में उसकी तरतूद है, लेकिन नदी जोड़ का कार्य नहीं होता है। 75 साल में बाबा साहब ने राष्ट्र खड़ा करने के लिए जो संविधान में प्रावधान दिए वो इंप्लीमेंट नहीं होने के कारण आज भारत की अवस्था यह है। ना वो मान सकता बनेगा, ना वो आज बाबा साहब कहते हैं कि भाई मैं भारतीय हूं, प्रथमता ही भारतीय हो, अंतिम भी भारतीय हो। ये जो बाबा साहब का स्लोगन है, ये बाबा साहब का स्लोगन हम लोग या पूरे सत्ता के लोग भारत में उसका प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। इसलिए पहले लोग बोलते कि मैं मुस्लिम हूं, मैं हिंदू हूं, मैं बौद्ध हूं, बाद में भारतीय हूं। बाबा साहब बोलते कि राष्ट्र अगर खड़ा करना है तो हर एक जाति के धर्म ने यह बोलना चाहिए कि पहले मैं इंडियन हूं, बाद में मैं मुस्लिम हूं, बाद में हिंदू, बाद में मैं बौद्ध हूं। आज 75 साल के उपलक्ष्य में मेरा यही कहना है कि भारत के लोकतंत्र को अपने को बचाना है। भारत का लोकतंत्र अगर बच गया तो भारत का आदमी बचेगा। भारत का लोकतंत्र बच गया तो भारत के समूह बचेगी। भारत का लोकतंत्र बच गया तो जितने भी डाउन ट्रोडन समाज है उस समाज का उत्थान होगा। लोकतंत्र अगर खत्म हो गया और इस देश में अगर हुकुमशाही आ गई, यहां अगर हुकुमशाही आने के बाद हिटलर ने जो काम किया है, जो गुलामों को गैस चेंबर में मार डालता था, अगर इस देश में लोकशाही खत्म होने के बाद तानाशाह अगर आ गए, हुकुमशाह अगर आ गए, पूंजीपति लोग अगर सत्ता का संरक्षण कर रहे हैं, तो इस देश का जो बहुजन समाज का आदमी है, उस बहुजन समाज को ये तानाशाह गैस चेंबर में डाल के पूरे गुलामों को मार डालेंगे, या फिर अंबानी और अडानी के कंपनियों में आपको गुलाम करके काम करना पड़ेगा। ना लिखने का अधिकार, ना पढ़ने का अधिकार होगा, ना शिक्षा का अधिकार होगा, ना आपको कोई सामाजिक स्वातंत्र्य मिलेगा, उसमें ना बंधुता होगी, ना उसमें स्वातंत्र्य होगा। बाबा साहब चाहते कि भाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो, समाजवादी राष्ट्र हो। इंदिरा गांधी ने सत्ता आने के बाद धर्मनिरपेक्ष ये शब्द डाल दिया प्रियम्बल में, समाजवाद ये शब्द डाल दिया प्रियम्बल में। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, इंदिरा गांधी ने वो संविधान नहीं पढ़ा, लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है वो धर्मनिरपेक्ष ही लिखा है, समाजवादी लिखा है। बाबा साहब का यहाँ के कम्युनिस्टों का जो समाजवाद है वैसा समाजवाद नहीं था। बाबा साहब का अलग समाजवाद था जो भारत को राष्ट्र करके खड़ा होने के लिए, दुनिया में राष्ट्र करके भारत खड़ा हो, ऐसा समाजवाद बाबा साहब ने समाजवाद की निर्मित की थी। यानी संविधान ही धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द डालने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूरा ही संविधान ये धर्मनिरपेक्ष है। इस तरह का बाबा साहब ने संविधान लिखा है। मैं पूरे भारत में यही चाहूंगा कि आप सब लोग इस लोकतंत्र को बचाएं। आज 75 साल हो गए, सत्ता आज जो अधिवेशन चल रहा है उस सत्ता से मैं अपील करूंगा कि 2 दिन का एक संसद सत्र लेकर 75 साल में बाबा साहब के संविधान को पूरी सत्ता ने, संसद ने इस संविधान को सैल्यूट करना चाहिए, ऐसा सत्र लेना चाहिए। यही मैं आह्वान करता हूं और अपनी बात को यही विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।